हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की पॉलिटी की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो आपका जैसे इसमें देख रहे हैं कि जॉइंट सेशन है वो आपका कब लाया जाता है। जॉइंट सेशन जिसको हम संयुक्त बैठक बोलते हैं, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसको कौन बुलाता है, किस आर्टिकल के तहत जो है इसको लाया जाता है। तो ये सभी जो है कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे संसद से रिलेटेड। ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो जो जॉइंट सेशन है उसको जो भाई आर्टिकल 108 के तहत जो है यहाँ पे लाया जाता है। जब कोई भी आपका ऑर्डिनरी बिल होता है उसको लेकर जो हाउसेस हैं, ठीक है, तो हाउस किसी जो बिल को 6 महीने के लिए यहाँ पे रोक देता है। कोई भी जो हाउस, जैसे इसमें आपका लोकसभा या राज्यसभा है, अगर 6 महीने के लिए किसी भी ऑर्डिनरी बिल को यहाँ पे रोक देता है या पास करने से मना कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रपति होता है वो आपका जॉइंट सेशन यहाँ पे लाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट सेशन है वो सरकार के जो यहाँ पे इशारे पे लाया जाता है और इसको लाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 108 में इसकी बात की गई है, जॉइंट सेशन की बात। ठीक है, तो यहाँ पे कब लाया जाता है या आप देख चुके हो, यहाँ पे 6 महीने के लिए अगर कोई भी हाउस किसी भी ऑर्डिनरी बिल को यहाँ पे रोक लेती है या पास करने से मना कर देती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जॉइंट सेशन प्रेसिडेंट लाता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे जो है इशारे पे, तो यहाँ पे हमने देखा दोनों हाउसेस एक साथ सीटिंग इसमें करते हैं। जो जॉइंट सेशन आपका लाया जाता है तो उसमें जो आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस जो है एक साथ यहाँ पे बैठते हैं भाई। ठीक है, और जिधर भी आपकी मेजॉरिटी होती है उधर आपका बिल पास हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे राज्यसभा में मेजॉरिटी ज़्यादा है तो उधर वहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जिधर भी आपकी मेजॉरिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है उधर यहाँ पे ये बिल आपका पास हो जाएगा। तो जॉइंट सेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही जॉइंट सेशन या संयुक्त जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसकी चेयरमैनशिप करते हैं। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है कभी भी यहाँ पे जॉइंट सेशन की अध्यक्षता नहीं करता। हालांकि जो जॉइंट सेशन है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो अगर बात करें कि स्पीकर ऑफ लोकसभा आपका नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है जॉइंट सेशन की यहाँ पे चेयरमैनशिप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है कभी भी नहीं करता है। डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो किसकी जो है अनुपस्थिति में करता है भाई, आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर नहीं हो तो इसकी जो जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जॉइंट सेशन जो आपका लाया जाता है, तो जॉइंट सेशन के मामले पर आपका लोकसभा जो है मजबूत होता है, जबकि राज्यसभा है वो क्या होता है भाई, वीक जो हाउस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉइंट सेशन के मामले पर कौन सा हाउस यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग होता है, तो लोकसभा यहाँ पे मजबूत होता है, जबकि राज्यसभा जो है जॉइंट सेशन के मामले पर क्या होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, क्योंकि जो उसकी अध्यक्षता जॉइंट सेशन की कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर ही करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये मजबूत होता है लोकसभा। ठीक है, तो जब जॉइंट सेशन में दोनों हाउसेस एक साथ बैठते हैं तो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या ज़्यादा होती है और राज्यसभा से, तो बहुमत लोकसभा की तरफ आपका जाएगा, इसलिए लोकसभा आपका जो है मजबूत हुआ, राज्यसभा जो आपका क्या हो जाता है भाई, कमज़ोर हो जाता है संयुक्त बैठक पे, जॉइंट सेशन पे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 312। इसमें भाई आपका ऑल इंडिया सर्विसेज आपकी आती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय जो सेवाएं हमारी होती हैं वो आती हैं। आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की हमारी होती है। IAS जिसको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। दूसरा आपका IPS जिसको हम भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विसेज कहते हैं। और तीसरा हमारा IFOS, यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, भारतीय वन सेवा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली जो 2 है इसको जो पहले बनाया गया था, हालांकि जो उसको जो थर्ड वाली है
ये आपकी जो 1966 में संसद के द्वारा इसको बनाया गया था। हमारे जो संविधान में पहले ये दो ही मेंशन थी, IAS एंड IPS, उसके बाद में IFOS जो है इसको बाद में 1966 में संसद के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। तो हमने यहाँ पे देखा IAS IPS पहले से ही संविधान में आपकी मेंशन है, आर्टिकल नंबर 312 में है। अगर हमें कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो भाई हम क्या करेंगे, तो नई अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका सृजन कौन करती है, तो इसको पार्लियामेंट आपकी जो है बनाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि राज्यसभा के रिकमेंडेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमें नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो यहाँ पे राज्यसभा की सिफारिश यहाँ पे ज़रूरी होती है, ठीक है। और जो रिकमेंडेशन जो है राज्यसभा जो अपनी देती है, इसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 वाली मेजॉरिटी से यहाँ पे देती है। तो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 वाली यहाँ पे मेजॉरिटी से अगर राज्यसभा अपनी सिफारिश दे दे तो जो संसद है वो नई अखिल भारतीय जो है सेवा या फिर ऑल इंडिया जो सर्विसेज जो नई है उसका गठन यहाँ पे कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई आपको ध्यान में रखना है, कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे टाइप 3 वाली। और जो ये मेजॉरिटी है वो मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझा दी थी, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी के बारे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो आप पिछली जो है क्लासेस पे यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि भाई ये मेजॉरिटी है वो कितने टाइप की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको नियुक्त करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्हें परमानेंट हटाने का अधिकार रखती है। तो यहाँ पे जो अखिल भारतीय जो है सेवा को जो भाई IAS IPS होते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको जो है परमानेंट हटाने का अधिकार रखती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करती है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे भाई अखिल भारतीय जो है सेवा का सृजन करने में, तो भाई पार्लियामेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर दे। तो यहाँ पे जो है नई अखिल भारतीय सेवा का जब हमें सृजन करना होता है या कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना होता है तो उसमें राज्यसभा की जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन की आवश्यकता ज़रूर होती है और उसमें स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 वाली से अपनी रिकमेंडेशन देती है राज्यसभा। अगर राज्यसभा अपने रिकमेंडेशन अपनी सिफारिश ना दे तो किसी भी कीमत पर भाई संसद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन यहाँ पे नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मामले पर जो नई अखिल भारतीय सेवा के मामले पे आपका कौन सा हाउस मजबूत होता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो इस मामले पे राज्यसभा जो है आपकी क्या होती है भाई, मजबूत होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि जॉइंट सेशन के मामले पे आपका लोकसभा मजबूत होता है क्योंकि जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो ये आपको जो है पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल आता है 249। 249 में क्या है भाई, आर्टिकल 249 में हमारी लिस्ट दी गई है, हमारी सूचियाँ आती हैं। सूचियाँ हमारी 7th जो है शेड्यूल में दी गई हैं भाई। 3 टाइप की हमारी लिस्ट या सूचियाँ होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्यूरेंट लिस्ट, ठीक है भाई। तो ये 3 टाइप की जो है लिस्ट हमारी होती है, 3 टाइप की सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें जो संघ सूची है उसमें 100 जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। हालांकि जो है इसमें 2 कम हो गए, 98 रह गए। और जो स्टेट जो है लिस्ट है उसमें 61, ठीक है भाई, इसमें 2 कम हो गए भाई, इसमें जो है 59 के लगभग हैं। और कंकरेंट लिस्ट है, इसमें समवर्ती सूची में जो है 52 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल जो है 249 में क्या है हमारे भाई, हमारी जो सूचियाँ आती हैं, हमारी लिस्ट आती हैं, 3 टाइप की लिस्ट हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे जो संघ सूची है उसमें सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, यहाँ पे संघ सरकार मीन्स यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जबकि राज्य सूची के जो है सब्जेक्ट जो होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। और जो समवर्ती सूची हमारी होती है, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो किसके पास होती है भाई, ज़्यादा यहाँ पे पावर ज़्यादा यहाँ पे सेंटर जो गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें, क्या स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून संसद बना सकती है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई क्या स्टेट लिस्ट के विषय पर संसद कानून बना सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पे बना सकती है। संसद को कानून बनाने का अधिकार जो है आर्टिकल 249 यहाँ पे देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 249 यहाँ पे देता है संसद को कानून बनाने का अधिकार। जो यहाँ पे जो आपका स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 249। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर राज्यसभा जो है विशेष बहुमत से सिफारिश करती है कि भाई पब्लिक वेलफेयर में ज़रूरी है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर में ज़रूरी है, तो उस केस में भाई संसद राज्य सूची के विषय पर यहाँ पे कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 जो है आपका है इसके मतलब बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कोई भी कानून ज़रूरी है तो संसद यहाँ पे जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। बस यहाँ पे राज्यसभा विशेष बहुमत से यहाँ पे अगर सिफारिश कर दे तो उस केस में संसद यहाँ पे बना सकती है अपनी, ठीक है, कानून। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी है वो सैलरी स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे देती है इनको, बट रूल एंड रेगुलेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है भाई, जो ऑल इंडिया सर्विसेज IAS जो आपके हैं, IFS जो है, IFOS है, IPS है, इनके अधिकारियों को जो सैलरी जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देती है, बट रूल और रेगुलेशन इनके जो है कौन तय करती है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको टर्मिनेट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको भाई परमानेंट हटा सकती है, इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट इनको भाई सस्पेंड जो है यहाँ पे कर सकती है बस, ठीक है, बाकी इनको हटा नहीं सकती परमानेंटली। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि कब कब राज्य सूची के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो बात ये आती है, तो भाई राज्य सूची के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब कानून, तो यहाँ पे सबसे पहला हमने देखा आर्टिकल 249, ठीक है। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? इसमें राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। कब है? जब राज्यसभा अपना जो है विशेष बहुमत से यहाँ पे सिफारिश दे दे। राज्यसभा अगर विशेष बहुमत जो यहाँ पे जो आपका स्पेशल मेजोरिटी से अगर अपनी रिकमेंडेशन दे दे राज्यसभा, तो संसद यहाँ पे राज्य सूची के विषय पे क्या बना सकती है भाई? कानून, ठीक है। ऐसा आर्टिकल 249 में यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची के विषय पे सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा कब कानून बना सकती है? एक जो पॉइंट आपका आता है भाई, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी भाई आर्टिकल 249 में तो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आर्टिकल 250 में भी और आर्टिकल नंबर 251 जब आपकी नेशनल इमरजेंसी जो लगती है तो आर्टिकल 250 और 51 में यहाँ पे लगता है। तो ऐसी कंडीशन में पूरा देश सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो है काम करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो राज्यों के लिए कानून बनाया है वह तब तक आपका रहता है जब तक नेशनल इमरजेंसी आपकी रहती है। तो एक जो है यहाँ पे पॉइंट हमने ये देखा कि नेशनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 252 जो है 51 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसा, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सूची के विषय पर कानून आपका बना सकती है, ठीक है। और कब तक यहाँ पे जो कानून वो रहता है इफ़ेक्टिव? जब तक नेशनल इमरजेंसी वो रहती है, और नेशनल इमरजेंसी के ख़त्म होने से 6 महीने तक वो कानून काम करता रहेगा, फिर अपने आप वो रिजेक्ट आपका हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही भाई सेंटर ने नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्य सूची के विषय पे कोई कानून बनाया, लेकिन नेशनल इमरजेंसी आपकी हट गई, तो नेशनल इमरजेंसी हटने के बाद में 6 महीने तक वो कानून आपका काम करता रहेगा। कितने महीने तक भाई? 6 महीने तक वो कानून आपका इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक, इफ़ेक्टिव रहता है, और फिर उसके बाद में वो अपने आप रिजेक्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी के केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट जो आपकी गवर्नमेंट होती है राज्य सूची के विषय पे जो कानून बनाती है वो कब तक आपका इफ़ेक्टिव होता है भाई? नेशनल इमरजेंसी के 6 महीने तक आपका रहता है, उसके बाद में वो अपने आप आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल 250 हमने देखा, 251 इसमें अगर कुछ राज्य चाहते हैं कि भाई किसी विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी सहमति पर कानून बना सकती है, और वो उन्हीं राज्यों के लिए काम करेगा जो राज्य आपके सहमत हुए हैं।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 251 क्या कहता है कि भाई अगर भाई कुछ स्टेट हैं वो ये चाहते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही मतलब किसी भी विषय पे या राज्य सूची का कोई भी विषय है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो है कानून बनाए। अगर कोई 2 राज्य सहमत है, ठीक है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कानून बना सकती है। आर्टिकल 251 के अकॉर्डिंग ये आपका है। आर्टिकल 253 में क्या है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते का अगर कोई मामला है तो ऐसे मामलों पर भी सेंटर स्टेट की किसी भी सूची पर कानून बना सकती है भाई, ठीक है। तो आर्टिकल जो है 253 क्या कहता है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते हुए जो भी इंटरनेशनल जो आपके अलायंस और यहाँ पे समझौते होते हैं, अगर ऐसा कोई मामला है तो ऐसे मामले पर सेंटर स्टेट के किसी भी सूची पर कानून बना सकती है। तो ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एक आपकी यहाँ पे संसद से रिलेटेड आपकी एक टर्म है ध्वनि मत। क्या होता है भाई ध्वनि मत? क्या होता है? तो हाथ खड़ा कर दिया जाता है, इसमें कौन कौन इस बिल को पास कराना चाहते हैं, ठीक है। तो सर्वमति के साथ बिल को पास कर दिया जाता है, तो ऐसे जो है इसको कहा जाता है ध्वनि मत, ठीक है। तो इसमें जो भाई कोई भी बिल है उसको कौन कौन पास कराना चाहता है, तो यहाँ पे हाथ खड़ा किया जाता है, तो सर्वसम्मति से जो है बिल फिर बाद में पास कर दिया जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है भाई ध्वनि मत बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। संविधान संशोधन का मामला अगर आता है तो संविधान संशोधन के मामले पर भी राज्यसभा मजबूत आपकी होती है। तो हमने देखा कि जो राज्यसभा जो है कब कब आपकी मजबूत होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे राज्यसभा जो आपकी संविधान संशोधन जो आपका होता है, जब भी हमें संविधान में जो है कोई संशोधन करना होता है तो उस टाइम पर भी आपकी राज्यसभा जो है वो मजबूत होती है। तो संविधान संशोधन मामले पर राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों बराबर की पावर यहाँ पे भाई रखते हैं, ठीक है। अगर राज्यसभा ने बिल रोक लिया तो लोकसभा जो है तो यहाँ पे लोकसभा जो है बिल को किसी भी तरीके से पास यहाँ पे नहीं कर सकती। इस पर जॉइंट सेशन भी यहाँ पे नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना है, जब भी हमें कोई संविधान संशोधन करना है, तो उस मामले पे भाई आपके दोनों जो हाउसेज होते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पावर इक्वल होती है। अगर राज्यसभा ने किसी जो है बिल को रोक लिया जो संविधान संशोधन से रिलेटेड है, तो भाई उसमें जो आपका मतलब यहाँ पे तो उसको तो यहाँ पे राज्यसभा जो है ने अगर बिल रोक लिया तो लोकसभा बिल को किसी भी तरीके से वो पास नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस मामले पर जो है जॉइंट सेशन संयुक्त जो है बैठक भी आपकी नहीं लाई जा सकती, ठीक है, कि भाई राष्ट्रपति जॉइंट सेशन बुला लेगा और यहाँ पे मामला यहाँ पे सुलझ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राज्यसभा यहाँ पे इस पे मजबूत होती है। जॉइंट से यहाँ पे जो संविधान संशोधन के मामले पे दोनों ही यहाँ पे हाउसेस की जो पावर इक्वल होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑर्डिनरी बिल है जो साधारण विधेयक है उसके मामले पर लोकसभा एंड राज्यसभा की बराबर पावर होती है। हालांकि यहाँ पर जॉइंट सेशन आपका होता है, लेकिन फिर भी हम जो है कह सकते हैं यहाँ पे राज्यसभा जो है आपकी मजबूत होती है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल के मामले पर भी जो यहाँ पे मजबूत होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कब कब राज्यसभा आपकी मजबूत होती है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं कि भाई जो बिल है विधेयक, ठीक है। तो बिल या विधेयक जो है सत्रावसान जो भी आपका प्रोरोगेशन का बिल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा जो सत्रावसान है, ठीक है, उसका बिल पर आपका प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी आपका प्रोरोगेशन होता है तो उस पर बिल का प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्टिकल 85 में क्या लिखा कि एक सत्र के समाप्त होने के बाद जब दूसरा सत्र शुरू होता है तो उन दोनों के बीच की दूरी को हम सत्रावसान कहते हैं, ठीक है। तो सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान होता है जब एक सत्र जो आपका समाप्त होता है और जब दूसरा सत्र जो आपका शुरू होता है तो बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? सत्रावसान, ठीक है। प्रोरोगेशन उसको बोला जाता है। तो 2 सत्रों के बीच की जो है दूरी 6 महीने से ज़्यादा आपकी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 2 सत्रों के बीच की दूरी कितनी नहीं हो सकती भाई? 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। हालांकि एक सत्र के ख़त्म होने के बाद दूसरा सत्र आपका 2 महीने के बाद भी आ सकता है, 4 महीने के बाद भी आ सकता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा आपका टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 सत्रों के बीच की जो अवधि होती है भाई, एक सत्र आपका समाप्त हुआ और दूसरा सत्र आपका भाई 2 महीने के बाद आएगा, 4 महीने के बाद आएगा, या फिर 6 महीने
के बाद आएगा, मतलब 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में, ठीक है। तो उसी को ही क्या कहा जाता है भाई, स्त्रावसान या प्रोरोगेशन इसको बोला जाता है। तो जब 2 सदनों के सत्र आते हैं और समाप्त हो जाते हैं तो बिल पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान रखना कि भाई जब 2 सदनों के सत्र आपके आते हैं और समाप्त हो जाते हैं तो बिल पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो फ़र्क जो है पड़ता है लोकसभा के विघटन पर, ठीक है। लोकसभा का जो है विघटन डिजोल, लोकसभा जो है का डिजोल होने पर भाई आपका फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई लोकसभा का जब विघटन होती है तो 2 कंडीशन यहाँ पे बनती है। एक तो यहाँ पे या तो बिल आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो है नोट लैप्स, मतलब समाप्त नहीं होगा, या तो जो बिल क्या हो जाएगा लैप्स कर जाएगा या फिर नोट लैप्स होगा, ठीक है। तो 2 कंडीशन बनेगी। तो उस केस में तो मतलब 2 सत्रों के बीच में जो आपका जो टाइम पीरियड होता है भाई, ठीक है, तो उस दौरान जो आपका ये जो बिल है कोई भी उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन पड़ता कब है, जब लोकसभा आपकी भंग होती है, डिजोल होती है। तो लोकसभा जब डिजोल होगी तो उसमें जो बिल है या तो आपका जो है ख़त्म हो जाएगा या फिर जो है बिल आपका जो है बना रहेगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन बनती है। तो जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो बिल या तो लैप्स होगा या लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लैप्स हो जाएगा मतलब समाप्त हो जाएगा, और लैप्स जो है नहीं होगा मतलब समाप्त यहाँ पे नहीं होगा। तो लोकसभा जब भंग होती है तो बिल कब कब आपका लैप्स होता है, तो ये कंडीशंस आपको समझनी है भाई, ठीक है। तो जैसे अब लोकसभा आज की स्थिति में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई आज जो आपका राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा दे दिया है, तो यहाँ पे लोकसभा आपके डिजोल हो गई है। सारे मंत्रिमंडल का इस्तीफ़ा जो है, जब प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देता है पूरी जो मंत्रिमंडल यहाँ पे इस्तीफ़ा उसका माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे लोकसभा वो डिजोल हो चुकी है, ठीक है। तो जब लोकसभा भंग होती है तो बिल कब कब आपका लैप्स होगा, ठीक है। तो ये आपको कब कब आपका समाप्त होगा ये आपका है। तो पहली कंडीशन इसमें बनती है वो बिल अगर लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में लंबित है तो बिल आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा के भंग होते ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। अगर कोई भी बिल है वो लोकसभा में भाई पास हो गया है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, राज्यसभा में वो लंबित है और यहाँ पे भाई लोकसभा आपकी क्या हो गई, भंग हो गई, तो उस केस में आपका जो बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लोकसभा के भंग होते ही बिल आपका लैप्स माना जाएगा, बिल आपका जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे अगर बिल राज्यसभा में रखा है और अभी भी जो है आपका लंबित है, पेंडिंग में है और लोकसभा भंग हो जाती है, तो इसका मतलब बिल को दोबारा से रखने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल आपका लैप्स नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो ये जो है सिचुएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर बिल राज्यसभा में जो आपका रखा है और अभी भी आपका पेंडिंग है, वो लंबित है और लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, और इसका मतलब बिल को दोबारा रखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है और बिल इस केस में आपका लैप्स नहीं होगा, बिल आपका समाप्त नहीं होगा। तीसरी कंडीशन यहाँ पे बनती है कि भाई अगर बिल दोनों सदनों से पास आपका हो गया है, ठीक है, और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो है आपका ये राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वो गया है और लोकसभा भाई उसी दौरान आपके डिजोल हो जाती है, तो इतने में ही जो आपका बिल है वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल आपका उस सिचुएशन में भी आपका क्या नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा, बिल समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों हाउसेस से पास हो चुका है, प्रेसिडेंट के पास हो गया है उसकी अनुमति के लिए, लोकसभा उस दौरान डिजोल हो जाती है, भंग हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। चौथी कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है, अगर बिल दोनों सदनों में पास हो गया है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज देता है, ठीक है, तो यहाँ पे इतने में लोकसभा आपकी और ऊपर से लोकसभा आपकी भंग हो जाती है, तो बिल आपका लैप्स जो है यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी बिल आपका लैप्स नहीं होगा अगर पुनर्विचार के लिए जो है राष्ट्रपति जो है बिल को भेज देता है और उसी दौरान लोकसभा आपकी भंग हो जाती है, तो यहाँ पे बिल आपका लैप्स यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पांचवी कंडीशन आपकी क्या बनती है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी गई है और उस बिल के मामले पर लेकिन उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है, तब बिल आपका लैप्स यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन बने तब भी बिल आपका लैप्स नहीं होगा।
कब भाई, अगर राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत जो है बैठक यहाँ पे बुलाई गई है, कोई भी बिल है उसको लेकर राष्ट्रपति ने स्वीकृत बैठक ज्वाइंट सेशन बुला दिया, ज्वाइंट सेशन की अधिसूचना उसने जारी कर दी, तो उस बिल के मामले पर, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद लोकसभा जो है आपकी भंग हो जाती है, ज्वाइंट सेशन लाने के बाद भाई अधिसूचना जारी होने के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका बिल आपका लैप्स नहीं होगा, बिल आपका समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट अगली जो कंडीशन यहाँ पे बनती है कि अगर बिल को लोकसभा में रखा गया है और लोकसभा में वो अभी लंबित है, पास आपका वो नहीं हुआ है और लोकसभा आपकी भंग हो जाती है उसी टाइम पीरियड के दौरान, तब जो है बिल आपका लैप्स माना जाएगा, भाई लैप्स हो जाएगा बिल, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपकी बनती हैं, इन सभी को जो आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। संसदीय जो प्रक्रिया, आपने वर्ड सुना होगा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, किस प्रकार से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आपकी चलती है, संसद की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है और इससे रिलेटेड भी आपका जो है 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं भाई। तो इस प्रक्रिया की बात जो है आर्टिकल नंबर 118 में की गई है। तो जो संसदीय जो प्रक्रिया है, संसद की जो प्रक्रिया भाई किस टाइप से चलेगी, संसद की जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है वो आपका कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल नंबर 118 बात करता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की, जिसको हम संसदीय कामकाज या बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट भी जो है हम कह देते हैं। तो इसको हम देखेंगे। तो संसदीय कामकाज में 2 तरह की जो आपकी सिटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली फर्स्ट सिटिंग, जब भी आपका संसदीय कामकाज चलता है तो 2 सिटिंग होती है। पहली सिटिंग आपकी 11 जो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपकी होती है, 1 से 2 आपका लंच टाइम होता है। दूसरी जो सिटिंग बैठती है वो जो भाई आपका दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी ये चलती है, ठीक है। तो संसद की जो प्रोसीडिंग चलती है, प्रक्रिया चलती है, संसद का जो कामकाज चलता है, तो यहाँ पे लंच टाइम 1 से 2 रखा जाता है। पहली जो सिटिंग होती है 11 बजे सुबह से लेकर यहाँ पे 1 बजे तक, और उसके बाद में सेकंड जो सिटिंग जो 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे से शाम जो है 6 बजे तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा के नियमावली के अनुसार संसदीय कामकाज आपका तय होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो रूल एंड रेगुलेशन है लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी के अकॉर्डिंग संसदीय कामकाज यहाँ पे तय होता है। पहली बात करें कि जो आपका जो पहली सिटिंग होती है जो 11 सुबह बजे से लेकर जो यहाँ पे 12 बजे, ठीक है, पहली सिटिंग इसमें जो आपका 11 बजे भाई आपकी स्टार्ट हो जाती है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है भाई पर्सन काल। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है भाई एग्जाम में। पर्सन काल जो है कब होता है, सुबह 11 बजे से लेकर भाई 12 बजे तक, ये घंटे का जो टाइम पीरियड आपका होता है दोपहर 12 बजे तक। तो और उसके बाद में जो शून्यकाल जो आपका जो है चलता है भाई 12 से लेकर 1, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बजे से लेकर 1 बजे तक शून्यकाल आपका चलता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि भाई शून्यकाल जो है वो कब होता है आपका 12 से लेकर 1 बजे तक, दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक शून्यकाल होता है। प्रश्न काल जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं भाई 11 जो है सुबह से लेकर 12 जो है PM तक आपका ये होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप सभी जानते हैं। फिर उसके बाद में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो दोपहर का टाइम है वो लंच टाइम होता है, और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपका ये जो ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन या वोटिंग आपकी होती है, ठीक है। तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी जो मुद्दा हो उस पर जो डिस्कशन होता है, ठीक है, उस पर वोटिंग होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिस्कशन ऑन वोटिंग होती है 2 से लेकर 6 बजे। तो यहाँ पे हमने देखा संसदीय कामकाज कैसा होगा, उसमें क्या क्या होगा, इस बात की व्याख्या हमारे संविधान में नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे संविधान में भाई ऐसा मेंशन नहीं है कि भाई संसद का जो कामकाज है वो कैसा होगा, क्या क्या उसमें होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे संसदीय जो प्रक्रिया है, जो हमारी पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग जो चलती है, तो उसमें जो कैसे किस प्रकार से जो यहाँ पे चलती है। फर्स्ट यहाँ पे जो प्रश्नकाल होता है जिसको हम क्वेश्चन हावर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे होता है शून्यकाल जिसको हम 0 हावर बोलते हैं भाई, ठीक है। तीसरा हमारा होता है
अविश्वास प्रस्ताव जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से संसदीय जो प्रक्रिया आपकी चलती है। चौथा आपका जो विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, पहले अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, फिर आपका जो है विश्वास प्रस्ताव जिसको हम कॉन्फिडेंस मोशन कहेंगे। पांचवा आपका होता है सेंसस यहाँ पे सेंश्योर मोशन जिसको हम निंदा जो है प्रस्ताव कहेंगे, ठीक है। तो सेंश्योर मोशन, तो इस प्रकार से ये जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आपकी चलती है, जिसमें प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल, फिर उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, फिर आपका विश्वास प्रस्ताव और उसके बाद निंदा प्रस्ताव। ये सारे जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो हमारे संविधान में इन सभी का जो उल्लेख आपका नहीं है, ठीक है। तो जो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, क्या हमारे संविधान में कहीं पे मेंशन है? तो यहाँ पे इसका जो है कहीं पे उल्लेख हालांकि नहीं किया गया है। उसके बाद में जो आपका निंदा प्रस्ताव के बाद भाई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मतलब ध्यान खींचने वाला जो प्रस्ताव, यहाँ पे कॉल अटेंशन जो मोशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्थगन जो प्रस्ताव आपका होता है एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है। एडजॉर्नमेंट मोशन जिसको हम स्थगन जो है प्रस्ताव बोलते हैं। एक हमारा होता है कटौती प्रस्ताव जिसको हम कट मोशन। तो यहाँ पे ये जो कटौती जो प्रस्ताव है, यहाँ पे कटौती पैसों में, यहाँ पे बजट में ये आपकी यूज़ होती है। और धन्यवाद प्रस्ताव जिसको हम बोलते हैं थैंक यू मोशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आपकी चलती है, ठीक है। तो फिर से हम देख लेते हैं एक बार। प्रश्नकाल होता है, फिर शून्यकाल, फिर अविश्वास प्रस्ताव, फिर विश्वास प्रस्ताव होता है, फिर हमारा निंदा प्रस्ताव होता है सेंश्योर मोशन जिसको हम बोलते हैं भाई। फिर उसके बाद में ध्यानाकर्षण जो है प्रस्ताव जिसको कॉल अटेंशन मोशन, स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन, कटौती प्रस्ताव जिसको हम कट मोशन और धन्यवाद प्रस्ताव जिसको हम थैंक यू जो है यहाँ पे मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, इन सभी को हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे भाई। प्रश्नकाल जो है आपका क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इन सभी को हम डिस्कस यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला जो आपका आएगा प्रश्नकाल जिसको हम क्वेश्चन हावर बोलते हैं। आप सभी जानते हैं आपकी जो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है 11 बजे सुबह से। तो इसमें जो पहला वाला जो आपका प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर इसको बोलते हैं, 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक भाई, दोपहर 12 बजे तक। इसी 1 घंटे के टाइम पीरियड को हम प्रश्न काल 11 बजे से लेकर सुबह 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आपका 1 घंटे का ये प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर इसको बोला जाता है। तो क्या होता है इसमें, तो सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो मंत्री हैं वो क्या करते हैं, जवाब देते हैं, ठीक है। तो सदनों के सदस्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं भाई, जवाब देते हैं उन प्रश्नों का। तो पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है इसमें, प्रीवियर इन्फॉर्मेशन हम इसको कहते हैं, ठीक है। पूर्व सूचना की इसमें आवश्यकता होती है हमारे देश में। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि भाई जो सदनों के जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्रियों को उनका प्रश्नों का जवाब देना होता है, ठीक है। और इसमें जो पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है, प्रीवियर इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री जो है मतलब सिस्टम है हमारे देश में, ठीक है। और उसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेटिव के प्रति, ठीक है। तो कार्यपालिका यानी मतलब सरकार, तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि संसद या सदनों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनका जवाब सरकार दे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करें कि जब क्वेश्चन हावर आपका होता है, तो क्वेश्चन हावर में जब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें जो सूचना है वो पहले ही देनी होती है। तो पहले जो है पूर्व में सूचना उसमें दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लेते हैं महंगाई से संबंधित कोई आपने क्वेश्चन पूछा, तो पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष जो आपके होते हैं या फिर यहाँ पे बात करें राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उसको पूर्व सूचना देनी होगी कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद सरकार या मंत्री से बात की जाती है और फिर 2 दिन, 4 दिन या फिर 10 दिन, जो भी टाइम लगता है वो एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है और संसद को बता दिया जाता है। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ दिन के बाद इसका आंसर दिया जाता है। तो ये आप जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं।
तो क्वेश्चन हावर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जाता। कुछ दिन के बाद, भाई 2 दिन के बाद भी हो सकता है, 4 दिन, 10 दिन जो है, मतलब यहाँ पे एक टाइम जो है दिया जाता है, एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, भाई इस फिक्स टाइम के दौरान आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में उस फिक्स टाइम के बाद में मतलब आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रश्न जो है काल होता है, जो आपका क्वेश्चन हावर होता है, उसमें मैक्सिमम जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम, और इनकी सूचना भी पहले ही देनी होती है, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के जो चेयरमैन को, ठीक है, फिर उनको जो है फिक्स टाइम दिया जाएगा, और उसी फिक्स टाइम में जो है इनको फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा प्रश्नकाल प्रक्रिया के नियमों में शामिल है। यह एक फॉर्मूला आपका जो है यहाँ पे औपचारिक प्रक्रिया है जो शुरू से ही हमारे देश में आपकी चली आ रही है, ठीक है। तो फॉर्मल जो है औपचारिक प्रक्रिया होती है, भाई शुरू से हमारे देश में चली आ रही है। पर्सन हावर मैक्सिमम इसमें 20% पूछे जाते हैं। पर्सन हावर क्वेश्चन हावर का टोटल टाइम कितना होता है, भाई 1 घंटे का जो है टाइम पीरियड होता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पर्सन हावर में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला आपका है तारांकित प्रश्न, जो आपका स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उन वे पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो आपका अनस्टार्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मीन्स अतारांकित जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। तीसरा इसमें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मीन्स अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मीन्स अल्प सूचना प्रश्न। ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हावर में जो 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है, भाई उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न, जिसको हम स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि क्वेश्चन किस नेचर का आपका होगा, इसका भाई हेड ऑफ हाउस यहाँ पे तय करता है किस टाइप का जो है उसका नेचर होगा क्वेश्चन का। इसको तय करने का, इसके नेचर को तय करने का यहाँ पे मतलब कौन तय करता है, हेड ऑफ हाउस या तो लोकसभा का यहाँ पे स्पीकर करेगा या फिर राज्यसभा का यहाँ पे चेयरमैन करता है। तो बात करें जो है 3 टाइप के जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पहला जिसमें तारांकित प्रश्न जो स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो तारांकित जो प्रश्न क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो है जिसका ओरल जो है, मतलब ओरल का मतलब होता है मौखिक आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका भाई ओरली मतलब रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, जिनका मौखिक रूप से जो है उत्तर दिया जा सकता है। तो इसमें पूरक प्रश्न मीन्स यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं, स्टार जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूरक प्रश्न या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे किए जा सकते हैं, और इसमें जो आपका आंसर है वो ओरली यहाँ पे देना होता है, ओरली यहाँ पे दिया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे जो टाइप है अतारांकित प्रश्न, जिसको हम यहाँ पे अनस्टार्ड जो है मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस बोलेंगे। तो जिन प्रश्नों का आंसर लिखित में दिया जाता है उनको बोलते हैं अनस्टार्ड जो है यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये फैक्चुअल जो है इस क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इनका जो आंसर किस में दिया जाता है, इनका आंसर जो है रिटन में दिया जाता है, जबकि जो आपका जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं तारांकित क्वेश्चन, उनका जो आंसर ओरली दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। तीसरा यहाँ पे जो हम देखते हैं कि अल्प सूचना प्रश्न जो आपके हैं, ठीक है। तो अल्प सूचना प्रश्न ये जो तीसरे टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें भाई क्या होता है, इनका एक यहाँ पे फिक्स टाइम कर दिया जाता है कि भाई जो आपके मतलब फिक्स टाइम कर दिया जाता है जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इसमें 15 दिन के अंदर उसका जवाब देना आपका ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें अल्प सूचना प्रश्न जो वो होते हैं जिसमें फ़िक्स टाइम यहाँ पे कर दिया जाएगा कि भाई 15 दिन के अंदर भाई उसका जवाब आपका देना ज़रूरी है। तो इसमें भी जो है आपके पूरक प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूरक प्रश्न क्या होते हैं, तो कोई क्वेश्चन किया उसमें उसी में फिर से और क्वेश्चन पूछ लिया, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने देखा जो आपके अनस्टार्ड और आपका अल्प सूचना जो प्रश्न है उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन भाई आपने पूछा उसी में ही जो है फिर और क्वेश्चन पूछ लिया, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ओरल में जो है आंसर इनका दिया जाता है अल्प सूचना प्रश्न का, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अल्प सूचना प्रश्न है उनका आंसर किस में दिया जाता है भाई, ओरली दिया जाता है, इनका मौखिक जो है दिया जाता है और इसमें टाइम फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसी टाइम पीरियड के दौरान इसका आंसर दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे 15 दिन के अंदर उसका जवाब देना ज़रूरी है, तो इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे देखा है प्रश्न काल हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। प्रश्न काल दोनों हाउसेस में आपके आते हैं, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, ठीक है। प्रश्न काल हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है शून्यकाल, जिसको हम 0 आवर बोलेंगे। भाई आप सभी जानते हैं कि दोपहर 12 बजे से लेकर और यहाँ पे दोपहर 1 बजे तक आपका ये जो टाइम पीरियड 1 घंटे का होता है, इसको ही बोला जाता है शून्य आवर, 0 आवर इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर काल भी जो है इसको कहा जाता है प्रश्न उत्तर काल कहा जाता है। तो शून्य आवर जो होता है उसी को ही प्रश्न उत्तर काल कहा जाता है, उसी को ही क्वेश्चन आंसर काल कहा जाता है। भाई इसमें क्वेश्चन आंसर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि संसद जो आपके संसद सदस्य आपके प्रश्न पूछते हैं और मंत्री हैं उनको जवाब देना होता है। और इसमें जब शून्य आवर होता है आपका 1 घंटे का, इसमें बिना पूर्व सूचना के मीन्स विदाउट जो है प्रीरियर इन्फॉर्मेशन के ही इसमें आपके यहाँ पे आंसर दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया जाता है इनमें। तो क्वेश्चन आवर में डायरेक्ट आंसर दिया जाना होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा आंसर दिया, ठीक है। जबकि प्रश्न काल जो है उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आवर में ऐसा आपका नहीं है। आपका 0 जो आवर है उसमें आपकी मतलब बिना किसी पूर्व सूचना के ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। तो शून्यकाल आने से पहले 1 या फिर 2 घंटे पहले हेड ऑफ हाउस को पर्ची दे दी जाती है कि भाई हमारा क्वेश्चन ये है। फिर जैसे ही शून्यकाल आपका आता है, सांसद को जवाब मंत्री यहाँ पे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके सांसद होते हैं वो भाई मंत्री से क्वेश्चन पूछते हैं शून्य आवर में, और जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो उनको आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिना किसी पूर्व सूचना के यहाँ पे मतलब आपका ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जबकि शून्य काल में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो इसमें जो शून्य काल में पहले से ही 1 या 2 घंटे पहले ही हेड ऑफ हाउस है उसको पर्ची दे दी जाती है कि भाई हमारा ये क्वेश्चन है, और मतलब इस प्रकार से शून्य जो काल में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि लोकसभा राज्यसभा की नियमावली में यहाँ पे ये नहीं लिखा है, इसलिए शून्यकाल एक अनौपचारिक जो है प्रक्रिया आपका है, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा की जो नियमावली में आपका ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो शून्यकाल है वो आपका क्या होता है, एक इनफॉर्मल जो है प्रोसेस होता है, जबकि फॉर्मल प्रोसेस क्या होता है आपका क्वेश्चन आवर, ठीक है। तो इनफॉर्मल जो प्रोसेस अनौपचारिक प्रक्रिया होती है लोकसभा राज्यसभा की नियमावली में ये नहीं है, ठीक है। यह भारत की आपकी देन है। 1962 में ये स्टार्ट किया गया था जो आपका 0 आवर, ठीक है, जिसको शून्यकाल हम बोलते हैं। तो कब स्टार्ट किया गया था भाई 1962 में, और इसमें जो आंसर है मौखिक रूप से दिए जाते हैं, ठीक है। तो शून्य आवर है उसमें आंसर कैसे दिए जाते हैं, ओरली दिए जाते हैं, और शून्य काल में आंसर जो है डायरेक्ट आपका दिया जाता है। तो 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, एक तो इसमें आंसर ओरली देने होते हैं, लिखित में नहीं देने होते हैं। दूसरा यहाँ पे जो शून्य काल है उसमें आंसर डायरेक्ट दिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट जो है उसका आंसर दिया। तो इस प्रकार से तो शून्य काल है उसमें सबसे ज़्यादा जो है बदतमीज़ी यहाँ पे हंगामा होता है। तो इसी में ही सबसे ज़्यादा जो बदतमीज़ी और हंगामा जो है देखने को मिलता है शून्य काल में, जो कि आपका 12 से 1 बजे तक यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई जो प्रश्न काल है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, शून्य काल है वो भारत की ही देन है। 1962 में हमने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। जबकि जो प्रश्न काल है क्वेश्चन आवर है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। शून्य काल में भी जो मैक्सिमम जो है कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शून्य आवर में भी मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, और क्वेश्चन आवर जो आपका प्रश्न काल में भी मैक्सिमम 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम क्वेश्चन होते हैं 10 दिन का टाइम दिया जाता है,
उनके लिए, और जो आपका जो 5 दिन का यहाँ पे टाइम बढ़ाया जाता है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 15 दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा टर्म है इम्पोर्टेंट, अविश्वास प्रस्ताव, जिसको हम भाई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। तो ये आपका कब लाया जाता है भाई? तो यहाँ पे ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो जो आपका अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो आपका सरकार है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? लोकसभा के बहुमत के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अविश्वास जो प्रस्ताव है उसी के खिलाफ लाया जाता है, सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, केवल लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन लाने के लिए लोकसभा के 50 MP का यहाँ पे साइन होनी चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव आपका कब लाया जाता है? जब लोकसभा के जो है 50 MP के साइन हो जाते हैं, तो उस केस में आपका ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपका लाया जाता है। और इसको अपोजिशन पार्टी हमेशा लाती है भाई। जैसे रूलिंग पार्टी है, जो सरकार जिसकी बन रही है, उसके खिलाफ जो है अपोजिशन पार्टी जो है लाती है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और इसमें जो डिस्कशन एंड वोटिंग होती है, चर्चा होते हैं, मतदान होते हैं, दोनों आपके ये होते हैं। ठीक है भाई, डिस्कशन भी होता है, वोटिंग भी होती है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है फॉल डाउन इफ़ नॉट मेजोरिटी इन लोकसभा। तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी सरकार है भाई, अगर उसकी मेजोरिटी नहीं है, उसके पास बहुमत नहीं है, तो भाई उसे जो है वो गवर्नमेंट आपकी सरकार है वो क्या हो सकती है भाई? गिर सकती है। ठीक है, गिर जाती है इसमें। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति यहाँ पे इसमें लेनी होती है कि भाई लोकसभा अध्यक्ष एक टाइमिंग तय करेगा और उस टाइमिंग में कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परमिशन ली जाती है भाई किससे? लोकसभा के अध्यक्ष से, और फिर वही टाइमिंग तय करता है और उसी जो है टाइमिंग में, उसी टाइम में कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसकी वोटिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सरकार अपनी जो मेजोरिटी, अपना जो बहुमत है साबित नहीं कर पाती है इस टाइम पीरियड के दौरान, तो यहाँ पे सरकार को इस्तीफ़ा देना होता है, सरकार यहाँ पे भाई गिर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें मतदान भी आपका होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें आपका मतदान भी होता है। अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले जो है लाया गया था भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ़। ठीक है, 1963 में, लेकिन वो यहाँ पे पास नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार नहीं गिरी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है किसके खिलाफ़ लाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ़ लाया गया था 1963 में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो है वो पास नहीं हुआ था और यहाँ पे सरकार नहीं गिरी थी। दूसरा यहाँ पे बात करें कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले जो पास मोरारजी देसाई की जो जब सरकार 1977 में आपकी बनी थी और लगभग 2 साल तक सरकार ने काम किया, तो उस दौरान उनके खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनकी यहाँ पे सरकार गिर गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले सरकार जो है कौन सी थी जो अविश्वास प्रस्ताव के जो है मतलब कारण यहाँ पे गिरी थी? ये अपने बहुमत जो यहाँ पे सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो 1977 में जो है यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ़ लाया गया था और यहाँ पे इनकी सरकार जो है गिर गई थी। 2 साल तक लगभग इन्होंने अपनी सरकार चलाई। तो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के खिलाफ़ लाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ़ लाया जाता है भाई? अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होती है उसके खिलाफ़, क्योंकि यहाँ पे जो मंत्री परिषद आपकी है वही जो बहुमत आपका मतलब सिद्ध करती है। मतलब लोकसभा का जो बहुमत है अगर होता है तो सरकार आपकी बनी रहती है। लोकसभा का बहुमत यहाँ पे नहीं है तो भाई मतलब सरकार वहाँ पे मतलब गिर जाती है। तो हमने देखा कि आर्टिकल जो है 75 का क्लोज नंबर 3 को फॉलो करता है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है वो लोकसभा के प्रति होना चाहिए? आर्टिकल 75 का क्लोज नंबर 3 कहता है। इसका मतलब अगर सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है तो सरकार समय से पहले ही आपकी गिर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी सारी हैं, इसमें ध्यान आप रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके वीपी सिंह है, उसके खिलाफ़ भी जब अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया था तो वोटिंग उसमें हुई थी, जबकि यहाँ पे मोरारजी देसाई के खिलाफ़ जब ये लाया गया तो इसमें पहले से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, वोटिंग यहाँ पे नहीं हुई थी। ठीक है, तो 1977 में मोरारजी देसाई के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया तो उसमें वोटिंग आपकी नहीं हुई थी, जबकि वीपी सिंह है उसके खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसमें आपकी वोटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हैं।
तो यहाँ पे दूसरा जो JB कृपलानी है उसको लेकर भी आए थे नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कारण बताने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, कोई इसमें आधार नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, इसमें कोई आधार कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई क्यों लाया जाए। तो ये हमारा जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव है था भाई। नेक्स्ट जो टर्म हम देखेंगे विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन है, किस केस में आपका लाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये आपकी क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। और ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।